हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी अच्छे होंगे, खुश भी होंगे। फेस्टिवल्स हो चुके हैं सभी के, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं पढ़ाई थोड़ी सी। मैथ्स पेडागोजी करेंगे आज। फॉर्म तो फिल कर दिए होंगे आपने, फॉर्म निकले हुए हैं। अगर नहीं किए हैं तो कर दें, क्योंकि अभी टाइम है, ठीक है। और अगर आपने तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है तो अब तैयारी पे लग जाइए। 2 महीने का टाइम है, अब से भी अगर तैयारी करेंगे तो पेपर पास हो जाएगा, ठीक है। आज हम मैथ पेडागोजी करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक हम करने वाले हैं आज? हम लेसन प्लानिंग पढ़ेंगे कि लेसन प्लानिंग क्या होता है, क्या इसके स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस क्या होता है लेसन प्लानिंग का, यूनिट प्लानिंग क्या होता है, माइक्रो टीचिंग किसने दिया है, स्टेप्स एंड स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ये तो सभी पेडागोजी में पूछता है, चाहे हिंदी की हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ हो। मेथड्स ऑफ टीचिंग और ब्लूम टेक्सोनॉमी तो फेवरेट टॉपिक है सीटेट का। वैन हिले थ्योरी एंड एक्टिविटीज ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। तो सारे टॉपिक इंपोर्टेंट हैं और बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू बिनिंग एंड बिनिंग एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि लेसन प्लानिंग क्या होता है। लेसन प्लानिंग के अंदर हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं कि किस तरह हमें पढ़ाना है, हमारा क्या उद्देश्य है पढ़ाने का, क्या सब्जेक्ट मैटर हमें सेलेक्ट करना है, किस तरह से सेलेक्ट करना है, किस तरह से अरेंज करना है, ये सारी चीजें लेसन प्लानिंग के अंदर आनी है। किस मेथड से हमें पढ़ाना है, क्या प्रोसेस हमारा होना चाहिए पढ़ाने का, ठीक है। तो देखते हैं आगे। इंपोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग, पाठ योजना का महत्व। पाठ योजना का क्या महत्व होता है? ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव सेट करता है और क्लैरिफाई करता है, यानी हमारे उद्देश्य बिल्कुल सेट हो जाते हैं कि हमें क्लास में जाके क्या पढ़ाना है और किस लिए पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट किससे रिलेट कर रहा है, ये सारी चीजें हमारी पहले से ही प्लान्ड हो जाती हैं, ठीक है। अब लेसन प्लानिंग का क्या मतलब होता है? प्री प्लानिंग एक तरह से, कि कुछ भी हम पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले हम लेसन को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ये हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आता है, ठीक है। जब हम पहले से ही प्लानिंग करके जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्डअप हो जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है। इट मेक्स द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव इजी, यानी कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो हमारा, ये आसान बना देता है चीजों को। और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, यानी समय बिल्कुल यूटिलाइज होता है। जैसे कि हमें 40 मिनट दी जाती है या 1 घंटा के लिए हम जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हमें पढ़ाना है, कितने टाइम में पढ़ाना है, कितने डीप तक पढ़ाना है, किस लेवल तक पढ़ाना है। तो ये सब लेसन प्लानिंग के अंदर आता है, ठीक है। इट मेक्स सब्जेक्ट मैटर कॉम्प्लेक्स, जो सब्जेक्ट मैटर यानी कठिन जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसे ये सरल में बदल देता है, यानी सिंपल में बना देता है। किस तरह से? अच्छे टीचिंग एड्स यूज करके। और टीचिंग एड्स से क्या है, लर्निंग जो है इफेक्टिव हो जाती है, यानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। इट डेवलप्स पावर ऑफ थिंकिंग, लॉजिक, डिसीजन एंड इमेजिनेशन अमंग द लर्नर्स। ये क्या है? थिंकिंग डेवलप करता है। जैसे कि मैंने ये कंटेंट तैयार किया है तो इसमें मेरी थिंकिंग भी लगी है, ठीक है। मैंने सोचा भी है कि कौन से टॉपिक मुझे रखने हैं, सीटेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कौन से नहीं रखने हैं। लॉजिक भी लगाया है, डिसीजन भी हुआ है कि मैंने डिसाइड किया है कि हाँ ये टॉपिक मुझे रखने हैं। इमेजिनेशन भी लगा है। तो लेसन प्लानिंग में हमारी थिंकिंग भी यूज होती है, लॉजिक भी, डिसीजन भी एंड इमेजिनेशन भी, ठीक है। आगे चलते हैं। टीचर्स नॉलेज ऑफ लेसन प्लान। टीचर्स को क्या नॉलेज होनी चाहिए लेसन प्लानिंग करते हुए? उसे नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर की। ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी जो भी टॉपिक या जो सब्जेक्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। He should have the knowledge of formation of objective, उद्देश्य सेट होनी चाहिए, उद्देश्यों की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या हमारा एम है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। He should have the knowledge of psychology of the learners, बच्चों की साइकोलॉजी भी पता होनी चाहिए, यानी बच्चे कितने प्रिपेयर हैं सीखने के लिए। अब बच्चे मस्ती तो नहीं कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, उन्हें मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, तो टीचर्स को क्या है, बच्चों की साइकोलॉजी भी पता होनी चाहिए कि बच्चे दुखी तो नहीं है, बच्चा खुश है, खेलने में तो ध्यान नहीं है पढ़ाई की जगह। तो हर चीज टीचर्स को पता होनी चाहिए, ठीक है। He should have the knowledge of approaches, methods and techniques of teaching. टेक्निक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या टेक्निक्स हमें पढ़ाई में यूज करनी है, हमें टेबल्स कैसे कराने हैं, हमें कौन सी टीचिंग एड्स यूज करनी है, ऑडियो विजुअल के थ्रू पढ़ाना है या बोर्ड पे पढ़ाना है। तो सारी चीजों की नॉलेज टीचर को होनी चाहिए, ठीक है। कौन से अप्रोच यूज करने हैं, यानी कौन सी तकनीकी, कौन सी विधि और किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। He should have the knowledge of teaching skills, टीचिंग स्किल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, लर्निंग जो है इंटरेस्टिंग हो जाती है।
आगे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ लेसन प्लान, पाठ योजना की प्रक्रियाएं, कौन कौन से प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं? डेफिनेट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यानी लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और उद्देश्य होना चाहिए पढ़ाने का। सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु का चयन और संगठन, यानी हमें क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है। सिलेक्शन भी होना चाहिए और उसे एक तरह से सिस्टमैटिक वे में पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, यानी ऑर्गेनाइज भी करें। सिलेक्शन ऑफ मेथड्स, टेक्निक्स एंड टीचिंग एड्स एंड एक्टिविटीज, यानी किस मेथड से पढ़ाना है, कौन सी टीचिंग एड्स यूज करनी है, क्या एक्टिविटीज करानी। देखो एक्टिविटीज तो सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो ये एक्टिविटीज वर्ड है ना, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो इसी पे बेस्ड होते हैं कि हमें क्लास में एक्टिविटीज करानी चाहिए, किस तरह की एक्टिविटीज करवानी चाहिए, इंटरेस्टिंग, बच्चों को पढ़ने में मजा आए, ठीक है। और फिर बाद में इवेल्यूएशन ऑफ द लर्नर्स यानी मूल्यांकन करें, ठीक है। तरह तरह से मूल्यांकन करना है, एक तरह से मूल्यांकन नहीं करना है कि एक मूल्यांकन तो किसी को भी जज नहीं कर सकता, तरह तरह से मूल्यांकन करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर है लेसन प्लानिंग यानी शिक्षण योजना। जो लेसन प्लानिंग है ये किसने दी है? जेएफ हर्बर्ट ने। ये पूछ लेता है, ये तो यूपी टेट में भी पूछा हुआ है कि लेसन प्लानिंग किसने दी है? जेएफ हर्बर्ट ने दी है, ठीक है। इन्होंने क्या है, जो सब्जेक्ट मैटर हम पढ़ा रहे हैं उसे किस तरह से सेलेक्ट और ऑर्गेनाइज करना है, इसमें 5 स्टेप्स इन्होंने दिए हैं। फर्स्ट क्या है? प्रिपरेशन यानी तैयारी। टीचर को क्या है, बच्चे को एनकरेज करना चाहिए पढ़ने के लिए, पहले उसे देखना चाहिए कि उसे पहले से क्या आता है। अब हम क्लास में जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि बच्चे को क्या आता है पहले से, वो अपने घर से क्या अनुभव अपने साथ लेके आया, अपने एनवायरमेंट से क्या सीख के आया, फिर उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर धीरे धीरे रिलेट करते जाएंगे टॉपिक से, अपने टॉपिक से उसे रिलेट करेंगे, उसे स्टोरीज बताएंगे, उसे पजल्स कराएंगे, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछेंगे, एक्सपेरिमेंट्स कराएंगे, चार्ट और मॉडल्स के थ्रू पढ़ाएंगे। तो इससे क्या है, बच्चा रिलेट करेगा टॉपिक को, ठीक है। तो टीचर को ये एनकरेज करना चाहिए लर्नर्स को, ठीक है। तो ये हुआ प्रिपरेशन। आगे चलते हैं। फिर है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति। प्रेजेंटेशन यानी टीचर जो है टॉपिक पढ़ाने जा रहा है, कोई भी नया टॉपिक पढ़ा रहा है टीचर, तो टीचर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। जब टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में क्वेश्चंस पूछने चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। इससे क्या है, समझ डेवलप होती है बच्चे की, जो फैक्ट्स हम बता रहे हैं, ठीक है। फिर एक कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या है कि इस तरह का सर्कमस्टांसेस, इस तरह का एनवायरनमेंट हम क्रिएट करें जिससे कि जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसकी लर्निंग जो है वो परमानेंट हो जाए, बच्चे के दिमाग में फिट हो जाए। अब कोई भी टॉपिक है अगर हम पढ़ रहे हैं तो इस तरह का माहौल हमें देना चाहिए जिससे बच्चे को याद रहे, वो यानी उसके दिमाग में फिक्स हो जाए, लर्निंग जो है परमानेंट हो जाए, ठीक है। फिर जनरलाइजेशन यानी सामान्यकरण। इस स्टेज में हमें इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स यूज करने चाहिए। इंडक्टिव क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल जाना, यानी बच्चे को पहले एग्जाम्पल बताएं फिर रूल तक जाएं। डिडक्टिव होता है कि पहले रूल बताएं फिर एग्जाम्पल तक जाएं, यानी दोनों चीजों को यूज करें जिससे कि लर्निंग जो है अच्छी हो सके, जिससे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें क्लास में, ठीक है। ये हुआ जनरलाइजेशन। फिर है एप्लीकेशन यानी किस तरह से अप्लाई। टीचर्स को क्या है, बच्चों को असाइनमेंट देने चाहिए, वर्क देना चाहिए जिससे कि बच्चे उसे अप्लाई करके देखें। अब जो हमने पढ़ा है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं तो हम ये पढ़ रहे हैं, फिर हम अप्लाई करके देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस पे, तो क्या होता है, इससे लर्निंग अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो टीचर्स क्या है, असाइनमेंट देने चाहिए बच्चों को और इस तरह का एटीट्यूड बच्चों में डेवलप हो कि हेल्दी कंपटीशन हो सके। हेल्दी कंपटीशन का मतलब है कि बच्चे पढ़ने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। ये नहीं है कि इस तरह का कंपटीशन ना हो कि इससे चिढ़ की वजह से आ रहे हैं, ज्यादा नंबर लाने हैं, ऐसा कंपटीशन नहीं कराना है, ठीक है। आगे चलते हैं। यूनिट प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग ऑफ मॉरिसन। यूनिट प्लानिंग किसने दी है? मॉरिसन ने। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है किसी पेपर में, मैंने पढ़ा है कि यूनिट प्लानिंग किसने दिया है? हेनरी मॉरिसन ने। इन्होंने 5 स्टेप्स इसमें बताए हैं। फर्स्ट स्टेप है एक्सप्लोरेशन यानी अन्वेषण। तो एक्सप्लोरेशन क्या होता है कि जो बच्चा पहले से जानता है, ये जानना कि बच्चा क्या जानता है, ठीक है, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज देखना कि बच्चा पहले से क्या जानता है, क्या एक्सपीरियंसेस अपने साथ लेके आया है क्लास में, ठीक है। फिर उसे प्रेजेंट करना, जो कंटेंट हम पढ़ाने जा रहे हैं उसे प्रेजेंट करना, यानी प्रस्तुति के साथ जुड़ा हुआ हो। फिर एसिमुलेट करना यानी अलग अलग सोर्सेज से नॉलेज को गेन करना, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइज करना यानी डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग का सीखने के विकास से संबंधित है, सीखने के विकास को डेवलप करना।
रेसाइटेशन इट मीन्स ओरल रिपीटेशन ऑफ द लर्न्ड मैटर, जो मटेरियल पढ़ा हुआ है, जो बच्चे ने समझा है, उसकी मौखिक पुनरावृत्ति, यानी एक तरह से क्वेश्चंस पुट आउट करें, टीचर्स पूछे, बच्चा टीचर्स से पूछे। ठीक है, तो 5 पॉइंट इसके अंदर, एक्सप्लोरेशन यानी अन्वेषण, प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति, एसिमिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, रेसाइटेशन यानी सहस्वर पाठ। ठीक है, आगे चलते हैं। माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण, ये तो सभी ने सुना होगा माइक्रो टीचिंग, जब आपने अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किया होगा तो सभी ने माइक्रो टीचिंग की होगी, मैंने तो की है भाई। तो जो माइक्रो टीचिंग है वो शुरुआत कहाँ से हुई थी उसकी? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। कहाँ से? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसकी शुरुआत हुई थी 1963 में। किसके द्वारा दी गई थी? ए ड्वाइट एलन के द्वारा। ठीक है, ये नाम पूछ लेता है कि माइक्रो टीचिंग किसने दी है? ए ड्वाइट एलन ने। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। इससे क्या बोला जाता है? स्केल डाउन टीचिंग अप्रोच। क्या बोला जाता है? स्केल डाउन टीचिंग अप्रोच। ये मैंने बहुत बार देखा है क्वेश्चन, इसे स्केल डाउन टीचिंग अप्रोच भी बोलते हैं। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है? क्लास का जो साइज होता है उसमें 5 से 10 बच्चे होते हैं और 5 से 10 मिनट टाइम दिया जाता है पढ़ाने के लिए। जब हमारी माइक्रो टीचिंग हुई थी तो ऐसे ही करते थे, हमारे जो प्रोफेसर हैं वो पीछे खड़े होते थे कि देखने के लिए कि क्या पढ़ा रहे हैं, अगर कहीं गलत पढ़ा रहे होते हैं तो बोल देते थे या फिर नंबर हमारे डिडक्ट हो जाते थे। ठीक है, तो ये किस लिए होता है? कि टीचर्स का जो बिहेवियर है उसे मॉडिफाई कर सके, यानी जो जैसे हमें पढ़ाना नहीं आ रहा है तो टीचर हमें बताएंगे कि इस तरह पढ़ाना है, इस तरह खड़े होना है, चोक ऐसे पकड़ना है। ठीक है, तो ये क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी बिहेवियर को ठीक करने के लिए होता है। ठीक है, फिर स्टेप्स देख लेते हैं। माइक्रो टीचिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं? स्किल डिफाइनिंग यानी कौशल को परिभाषित करना, अपनी स्किल्स को डिफाइन करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, डेमोन्स्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों द्वारा प्रदर्शन करना, प्रिपेयरिंग माइक्रो लेसन प्लान, माइक्रो लेसन प्लान को प्रिपेयर करना, फिर छोटे से ग्रुप को पढ़ाना, फिर उस पर चर्चा करना, फिर दोबारा से प्लानिंग करना, फिर दोबारा से पढ़ाना और री इवेल्युएशन करना। ठीक है, फिर कौन कौन सी स्किल्स हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए? क्वेश्चनिंग यानी हमें बच्चों से क्वेश्चंस पुट आउट करने चाहिए और बच्चों को टीचर से क्वेश्चंस पुट आउट करने चाहिए। ठीक है, तभी तो पता चलता है कि फीडबैक चल रहा है नहीं चल रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आप भी बता दीजिए आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर एक्सप्लेनिंग यानी समझाना, फिर इलस्ट्रेशन करना, स्टिमुलस वेरिएशन करना यानी पोजीशंस चेंज करना पढ़ाती बार, ब्लैक बोर्ड स्किल्स का यूज करना। ठीक है, और ये जो साइकिल है इसका टाइम पीरियड है 36 मिनट। कितना होता है? 36 मिनट। 6 मिनट तक पढ़ाना, फिर 6 मिनट फीडबैक लेना यानी क्वेश्चंस पुट आउट करना, फिर दोबारा से प्लानिंग करना 12 मिनट, फिर दोबारा से पढ़ाना 6 मिनट और फिर दोबारा से फीडबैक लेना 6 मिनट। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है, सभी में आते हैं, चाहे वो हिंदी की पेडागोजी हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, मैथ की हो, साइंस वाले बच्चे हो तो साइंस की पेडागोजी, सभी में प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग आते हैं। ठीक है, ये सभी के सेम है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी यानी गतिविधि का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, जो ये वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी हुआ, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये ज्यादातर देखने को मिलते हैं हर एक पॉइंट में। लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, तो ये क्या है? ये पॉजिटिव वर्ड है। इनसे क्या है? हमारे ऑप्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है ठीक होने की। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। बच्चा क्या है? करके सीखे। ऑब्जर्व करे, एनकरेज रियल ऑब्जर्वेशन, बच्चों को इस तरह से प्रोत्साहन देना चाहिए कि वो रियल ऑब्जर्व करें, यानी रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाएं। कुछ भी जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो रियल ऑब्जर्व करें, अपने एनवायरमेंट से चीजों को लिंक करें। ठीक है, डेवलप एमंग द लर्नर्स क्रिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बच्चों के अंदर किस तरह की भावना पैदा करनी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आए, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, यानी वो तरह तरह से सोचे, कोई भी क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं उसके ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशंस सुझाए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो एंड क्रिटिकल सॉल्यूशन हो, यानी क्रिटिकल स्किल्स डेवलप हो। ठीक है, लर्नर शुड बी मोटिवेटेड टू डू मोर एक्टिविटीज, बच्चा इस तरह से मोटिवेटेड हो कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज करे, जितनी ज्यादा एक्टिविटीज करेगा उतनी ज्यादा लर्निंग जो है फ्रूटफुल होगी। ठीक है,
प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस विच मेक्स लर्निंग एक्टिव एंड फ्रूटफुल, यानी बच्चे को डायरेक्ट एक्सपीरियंस देना है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं कि सीधे से सीधे थोप दें या पढ़ा दें। डायरेक्ट एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि ऐसी चीजें प्रोवाइड करें क्लास में जिसे वो देख के सीख सके, यानी टच एंड फील मटेरियल क्लास में लेके जाएं। ठीक है, कोई भी कंसेप्ट अगर समझा रहे हैं तो उन्हें ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखाएं जिसे वो छू के देख सके कि हाँ इस तरह से प्रूव हो रहा है ये। ठीक है, तो उन्हें डायरेक्ट एक्सपीरियंस दें, उन्हें ऐसी चीजें दें करने को जिससे उनके हाथ लगे, उनमें टच एंड फील कर सकें वो। ठीक है, इट डेवलप्स द स्किल ऑफ सेल्फ लर्निंग, सेल्फ स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन। अगर एक्टिविटीज कराएंगे तो इनसे बच्चों की क्या होगा, सेल्फ लर्निंग डेवलप होगी, बच्चा खुद से सीखने लगेगा, सेल्फ स्टडी करेगा, खुद से खोजने की कोशिश करेगा, खुद से पढ़ने की कोशिश करेगा और चीजों को ऑब्जर्व करेगा। क्लास में बायो पढ़ के आया है, कुछ भी पढ़ के आया है, एनवायरमेंट ईवीएस पढ़ के आया है, तो घर आके उसे रिलेट करेगा, कहीं भी जा रहा है तो उसे रिलेट करेगा। ठीक है, तो बच्चे को क्या है, उसकी रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाना है, रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाना है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, गतिविधि का सिद्धांत। अब है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर, इस प्रिंसिपल में बच्चे के अंदर हमें इंटरेस्ट डेवलप करना है, इस तरह से क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है, यानी जिज्ञासु बनाना है बच्चे को, जिससे कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा सोच सके, क्वेश्चंस पुट आउट करे, तरह तरह से सोचे। ठीक है, उसका इंटरेस्ट आए पढ़ने में, सीखने में उसे इंटरेस्ट आए। और जो हम मैथ पढ़ा रहे हैं क्लास में बच्चे को, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बोरिंग है बिल्कुल, आए और पढ़ाते ही पढ़ाना शुरू हो गए। छोटे बच्चों को क्या है, एक्टिविटीज में ज्यादा मजा आता है, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज कराएं। और मैथ को क्या है, मैथ का जो सब्जेक्ट मैटर है उसे इंटरेस्टिंग बनाएं। ठीक है, और क्या करना चाहिए, हमें स्टोरीज उसमें ऐड करनी चाहिए, कुछ पजल्स ऐड कर सकते हैं, कोई भी खेल खेल में, जैसे 1 2 सिखा रहे हैं तो खेल खेल में सिखा सकते हैं, टेबल्स को सिखा सकते हैं एक्टिविटीज करके। तो क्या है, सब्जेक्ट मैटर इससे क्या होगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बच्चे को भी मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हमें एंटरटेन ही करना है, हमें क्या करना है, बच्चे की क्रिएटिविटी भी डेवलप करनी है, यानी बच्चा नया नया सोचे, कुछ ना कुछ क्रिएट करे, इनोवेटिव करे। ठीक है, तो उसकी इमेजिनेशन भी डेवलप करनी है, उसकी क्रिएटिविटी भी डेवलप करनी है, कुछ ना कुछ यूनिक बच्चा सोचे। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, बाकी बाइलिंगुअल भी सही रहता है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, प्रेरणा का सिद्धांत। मोटिवेशन क्या है, सभी को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, मैं पढ़ रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो सभी को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। अब हर कोई संदीप माहेश्वरी से तो जुड़ा नहीं है कि खोल के देख लेगा वीडियो, तो मोटिवेशन की जरूरत सबको पड़ती है। तो सीखने का केंद्र बिंदु है मोटिवेशन। ठीक है, लर्निंग का जो है सेंट्रल पॉइंट है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, लर्निंग को एम ओरिएंटेड बनाता है, यानी उद्देश्य फिक्स कर देता है। यानी हम अंदर से मोटिवेटेड है, आप रात के 12 बजे तक पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, तो हम किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अंदर से मोटिवेटेड है, हमारा लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित है कि हाँ आपको जॉब लेनी है, सीटेट क्लियर करना है, सभी को जॉब लेनी है। तो क्या है, ये एम ओरिएंटेड है। ठीक है, हमारा लक्ष्य जो है बिल्कुल निर्धारित है कि हमें सीटेट पास करना है दिसंबर वाला और आगे फिर जॉब लेनी है, तो इसलिए हम मोटिवेटेड है अंदर से। ठीक है, तो ये एम ओरिएंटेड होना चाहिए। मोटिवेशन प्रोवाइड्स अ लर्नर इनर फोर्स विच मेक्स अ लर्नर टू डू वर्क कंटिन्यूअसली। मोटिवेशन क्या करता है, एक अंदर से पुशअप करता है, यानी इनर फोर्स आती है हमारे अंदर से, काम करने में मजा आता है। यानी जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो मोटिवेशन है इसलिए तो पढ़ रही हूँ, तो ये इनर फोर्स है, अंदर से जागरूकता आती है। अ लर्नर डेवलप्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग एंड thus डेवलप्स मोरल एंड कल्चरल वैल्यू। इससे क्या होता है, अगर हम मोटिवेटेड रहते हैं तो हमारी मोरल वैल्यू भी डेवलप होती है, यानी हमारी सांस्कृतिक वैल्यू भी और हमारे नैतिक मूल्य भी डेवलप होते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन की जरूरत सभी को होती है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। ठीक है, तो सभी को मोटिवेशन की जरूरत है। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग नाम से ही पता चल रहा है, यानी योजना। कोई भी काम अगर हम करने जा रहे होते हैं तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी होती है। जैसे कि आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो आप पहले प्लानिंग करेंगे कि ये सब्जेक्ट को मुझे इतना टाइम देना है, प्रीवियस ईयर को इतना टाइम देना है, तो उसके लिए एक प्लानिंग करनी होती है। तो हर जगह प्लानिंग चलती है। अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, टीचिंग करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम पहले से प्लानिंग करेंगे कि हमें दिमाग में रखना होगा कि हमें क्या टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है, और हमें किस तरह से पढ़ाना है, कितना डीप में पढ़ाना है और बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। अब छोटे बच्चों को जा रहे हैं पढ़ाने और उन्हें टॉपिक हाई लेवल का पढ़ा दें तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, उनकी कैपेसिटी और उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। ठीक है,
इट शुड इंक्लूड एनालिसिस ऑफ वर्क, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव, ये हमारे ऑब्जेक्टिव सेट करता है, डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाने से पहले प्री प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है। आप भी कल जब टीचर बन जाएंगे तो आप पहले से प्लान करके जाएंगे कि अगर प्राइमरी के बनते हैं तो कि आज हमें ABCD पढ़ानी है या फिर ये पढ़ाना है, फ्रूट्स नेम पढ़ाने हैं, ठीक है। तो क्या है, प्लानिंग करनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम यानी निश्चित लक्ष्य का सिद्धांत। अगर आपको नीचे से मटेरियल ना दिख रहा हो तो मैं बार बार स्क्रॉल कर रही हूं, आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, निश्चित लक्ष्यों का सिद्धांत। इसमें क्या है कि जो प्रिंसिपल है एम ओरिएंटेड लर्निंग, जो हमारी लर्निंग है, जो हम सीख रहे हैं वो एम ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी लक्ष्य हमारा फिक्स होना चाहिए कि हमारा ये एम है, हमें फ्यूचर में ये करना है, यानी हमें सभी फ्यूचर में टीचर बनना है, ठीक है। जब लर्नर्स को, व्हेन अ लर्नर नोज हिज और हर एम ऑफ लर्निंग देन शी टेक्स इंटरेस्ट इन लर्निंग, यानी जब हमें ये पता होता है कि हमें ये करना है, जैसे आपको पता है कि आपको CTET पास करना है, तो आप क्या करेंगे, आप लर्निंग में इंटरेस्ट लेंगे। आप मैथ्स की पेडागोजी क्यों पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट है इसलिए तो पढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट क्यों है कि आपको CTET पास करना है, तो आपका एम जो है वो बिल्कुल डेफिनेट है कि आपको CTET पास करना है, इसलिए आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो लर्नर्स का एम भी फिक्स होना चाहिए और इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से पता चल रहा है व्यक्तिगत अंतर, यानी हर व्यक्ति में अंतर है, सिंपल सी बात है, ठीक है। हर कोई अलग है, हर कोई यूनिक है। जुड़वा बच्चे भी एक जैसे नहीं होते, वो भी अलग अलग पाए जाते हैं, किसी का दिमाग तेज। अब 2 बच्चे हैं, अगर वो जुड़वा हैं तो उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। वो जरूरी नहीं है दोनों इंटेलिजेंट ही हो, कोई एक इंटेलिजेंट हो सकता है तो एक डल भी हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, द लर्निंग लेवल ऑफ ऑल द लर्नर्स इज नॉट सेम। जो सीखने का तरीका है, जो सीखना है, वो सभी का अलग अलग होता है। सीखने का जो लेवल है सभी का अलग होता है। क्लास में इतने बच्चे होते हैं, 40 से 50 बच्चे होते हैं, क्या सभी एक जैसे होते हैं? नहीं होते, क्योंकि सभी इंडिविजुअल डिफरेंस है। हर एक व्यक्ति अपने से अलग है, हर कोई यूनिक है। हर किसी के सीखने का तरीका अलग है, हर किसी के याद करने का तरीका अलग है, हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग है। किसी को किसी तरह समझ आता है तो किसी को किसी तरह समझ आता है, ठीक है। और ये होता किस वजह से? ये बाय बर्थ भी होता है और एनवायरनमेंट से भी होता है, यानी हेरिडिटी का भी कुछ रोल होता है, कुछ एनवायरनमेंट का भी होता है। अब हेरिडिटी का कैसे होता है कि कोई बच्चा क्या है, जन्म से इंटेलिजेंट होता है तो वो जल्दी से ग्रैब कर लेता है, चीजों को सीख लेता है। कोई बच्चा जन्म से डल होता है, पढ़ने में कमजोर होता है तो वो नहीं सीख पाता है। और एनवायरनमेंट का इफेक्ट कैसे होता है कि कोई बच्चा जन्म से तो होशियार है लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, नहीं मतलब वो थोड़ा गरीब है, पुअर है, तो उसे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता कि वो चीजों को सीख सके, आगे बढ़ सके। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट भी रोक देता है, ठीक है। तो दोनों ही बराबर हैं, हेरिडिटी भी और एनवायरनमेंट भी, ठीक है, दोनों का ही बराबर रोल है। Some learners learn well through rote learning while others learn well through hands-on activities. कुछ बच्चे क्या है, रट के सीखते हैं, कुछ बच्चे क्या है, हाथ से करके सीखते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करते हैं। तो सभी के जो सीखने का तरीका है वो अलग है। अब जैसे आप लोग हैं, कुछ बच्चे क्या है ऑनलाइन पढ़ते हैं, कुछ क्या है ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि किसी को ऑनलाइन समझ आता है, किसी को ऑफलाइन समझ आता है, तो सभी के सीखने का तरीका अलग है, ठीक है। कुछ क्या है जल्दी याद कर लेते हैं, कुछ देर में याद करते हैं, कुछ मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं, मल्टी इंटेलिजेंट होते हैं, यानी 2-2 3-3 चीजें एक बार में सीख लेते हैं। तो सभी जो है, सभी में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन। और देखो, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस से हर बार क्वेश्चन आता है सीटेट में, ठीक है। चाहे इसे डेवलपमेंट वाले चैप्टर में ले लो, चाहे कहीं भी ले लो, रहेगा तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही, ठीक है। तो चीजें तो सेम ही है। प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन, दोहराव का सिद्धांत। रिपीटेशन का मतलब ये नहीं है कि रटना, रिपीटेशन का मतलब है दिस प्रिंसिपल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द लर्निंग परमानेंट एंड यूजफुल। इससे क्या होता है, दोहराव यानी एक तरह से रिवीजन। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ, ठीक है, आज आप पढ़ रहे हैं, पेपर होने वाला है 2.5 महीने 3 महीने बाद, यानी दिसंबर और जनवरी में जाके पेपर होगा, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि आज आपने पढ़ लिया और 3 महीने तक आप पढ़े ही ना इसे, तो आपको ये दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा। तो उसे रिपीटिशन कहते हैं, यानी रिवीजन आपको करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, लर्निंग जो है परमानेंट हो जाती है, यूजफुल हो जाती है और टच में रहती है, ठीक है। तो ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन, दोहराव का सिद्धांत।
आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू यानी लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। इसमें क्या है, सब्जेक्ट मैटर को प्रमोट इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि उसमें हमारी सोशल वैल्यूज भी आए, बच्चा समाज के तौर तरीके, समाज की चीजें भी सीखे, समाज के मूल्य भी सीखे, कोऑपरेटिव वर्क यानी कोऑपरेशन भी सीखे। देखो कोऑपरेशन तो करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए टीचर्स के साथ, और टीचर्स को भी करना चाहिए बच्चे के अकॉर्डिंग। और कोऑपरेशन तो हर जगह काम आता है, घर में मम्मी के साथ कोऑपरेट करें, पापा के साथ कोऑपरेट करें, तो हमें सब्जेक्ट मैटर के साथ ये चीजें भी प्रमोट करनी चाहिए। कोऑपरेशन हुआ, सोशल वैल्यूज, डिस्कशन और अंडरस्टैंडिंग थॉट्स ऑफ अदर यानी दूसरों के विचारों को समझना, दूसरे के दुख को समझना, दूसरे की खुशी को समझना, तो ये चीजें भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, फिर आ गए हैं मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो मैथ हो, हिंदी हो, जितनी भी पेडागोजी है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जो हम जानते हैं उससे अज्ञात की तरफ, जो हम नहीं जानते उसकी तरफ जाना। ठीक है, पहले क्या करता है, पहले जो बच्चा क्लास में आता है तो उसके पास प्रीवियस नॉलेज होती है, यानी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस अपने साथ लेके आता है, कुछ ना कुछ तो उसे आता ही है, उसे जोड़ के आगे की तरफ लेके जाना, यानी ज्ञात से अज्ञात की तरफ। नॉन टू अननोन, एक पार्ट शिक्षार्थी के पिछले ज्ञान से शुरू होना चाहिए और पिछला ज्ञान नए ज्ञान के आधार पर होना चाहिए, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। ठीक है, आगे चलते हैं, कोई भी टॉपिक अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जैसे कि हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, तो परसेंटेज से पहले बच्चे को डेसिमल की नॉलेज होनी चाहिए। डेसिमल की नॉलेज होगी तभी बच्चा परसेंटेज पढ़ पाएगा, इसलिए बच्चे को पहले देखना चाहिए कि क्या उसे आ रहा है, जो उसका पुराना ज्ञान है उसी को जोड़ के आगे टॉपिक को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठोस से अमूर्त की तरफ। कॉन्क्रीट क्या होता है, ठोस मटेरियल यानी मूर्त चीजें जिसे टच एंड फील कर सके। तो जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कॉन्क्रीट चीजें दिखानी चाहिए पहले, यानी रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाने चाहिए। उसके बाद हमें एब्स्ट्रैक्ट चीजें दिखानी चाहिए, यानी मूर्त से अमूर्त की तरफ। पहले मूर्त चीजें बच्चे को दिखाएं जिसे वो टच एंड फील कर सके, छू के देख सके। जैसे कि हम सर्कल पढ़ा रहे हैं तो बॉल दिखाएं बच्चे को, कुछ भी अगर हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो ऑरेंज दिखा दें, बच्चे को इमेजिन कर सके कि ये सर्कल होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह का मटेरियल दिखाएं जिसे वो छू सके, छू के उसे ऑब्जर्व कर सके, देख सके कि हाँ इस तरह से होता है। फिर उसके बाद आगे हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, आगे एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हम कर सकते हैं। ठीक है, अमूर्त चीजें बाद में दिखा सकते हैं। फिर है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की तरफ। नाम से ही पता चल रहा है, पहले सिंपल चीजें एंड देन कॉम्प्लेक्स। पहले सिंपल चीजें पढ़ाएंगे बच्चे को, उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ाएंगे। पहले शिक्षार्थी को सरल चीजें और फिर जटिल चीजें सिखाई जानी चाहिए। ठीक है, अब जैसे ज्योमेट्री है तो डायरेक्ट ज्योमेट्री तो नहीं पढ़ा सकते बच्चे को, पहले उसकी शेप्स बताएंगे, शेप्स से फैमिलियर कराएंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे। तो धीरे धीरे हम एक तरह से बेस तैयार करते हैं, छोटी चीजों से बड़ी तरफ जाना, यानी पहले सिंपल चीजें उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीजें। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फ्रॉम वॉल टू पार्ट यानी संपूर्ण से एक भाग तक। अगर हम कुछ भी पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे कि मैं मैथ की पेडागोजी पढ़ा रही हूँ, तो हम पहले क्या कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो उसका हमें एक ओवरव्यू देना चाहिए कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक के अंदर ये चीज है, तो ऐसे ऐसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम मैथ की पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में मैंने एक स्लाइड लगाई है कि हम ये वाले टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे एक ओवरव्यू मिल जाता है, यानी वॉल टू पार्ट जाना, संपूर्ण से एक भाग तक। पहले संपूर्ण देख लें, पूरा देख लें कि क्या इसके अंदर है, फिर उसके बाद एक एक करके एक एक भाग हम पढ़ें। ठीक है, बिफोर टीचिंग अ लेसन इट समरी शुड बी प्रोड्यूस्ड फर्स्ट। आगे चलते हैं, फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल, विशेष से सामान्य तक। इसमें क्या करना है, मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट शुड बी क्लियर टू द स्टूडेंट, यानी पहले बच्चे को अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम तो उसे पहले सिंपल एग्जांपल दें, फिर उसके बाद उसे जनरल एग्जांपल दें। ठीक है, पहले सिंपल एग्जांपल दें, फिर उसके बाद उसे जनरल एग्जांपल दें, यानी जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, पहले एनालाइज करें चीजों को, फिर उसके बाद उसे सिंथेसाइज करें। कोई भी सब्जेक्ट मैटर है, पहले उसे देखें, एनालाइज करें, फिर उसे कंक्लूड करें, यानी सिंथेसाइज करें। आगे चलते हैं, फ्रॉम साइकोलॉजी टू लॉजिकल, यानी मनोवैज्ञानिक से तार्किक की तरफ। मनोवैज्ञानिक क्या है, जैसे बच्चा क्या है, कहीं भी जा रहा है तो कहीं भी किसी भी एनवायरनमेंट में जा रहा है तो पहले वो चीजों को ऑब्जर्व करता है, देखता है, संसार को देखता है, फिर उसके बाद अपना लॉजिक लगाता है। ठीक है, पहले चीजों को देखता है। एक्सपीरियंस टू लॉजिकल लर्नर्स ऑब्जर्व देयर एनवायरनमेंट, देयर एनवायरनमेंट इज लिंक्ड टू देयर एक्सपीरियंस एंड देयर एक्सपीरियंस आर बेस्ड ऑन देयर ऑन लॉजिक्स, यानी बच्चा पहले चीजों को ऑब्जर्व करता है फिर अपनी लॉजिक लगाता है। ठीक है,
एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन हेल्प देम टू लिंक देमसेल्व्स विद द वर्ल्ड। जो बच्चे के एक्सपीरियंस होते हैं वो उसे संसार से जोड़ने में उसकी मदद करते हैं, ठीक है, और प्रमोट करते हैं, लर्निंग को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। फिर अगला प्रिंसिपल है फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की तरफ। डायरेक्ट ये नहीं, बिल्कुल सीधे से। डायरेक्ट का मतलब है कि बच्चे को पहले इस तरह की नॉलेज देनी है जिससे वो रियली ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। जैसे साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसे बोटेनिकल गार्डन लेके जाएं, जूलॉजिकल गार्डन लेके जाएं, साइंस म्यूजियम लेके जाएं, जिससे उसे डायरेक्ट नॉलेज मिल सके। फिर उसके बाद टॉपिक पढ़ा दें तो वो रिलेट करेगा। यानी पहले बच्चे को डायरेक्ट नॉलेज देनी है, उसके बाद बच्चे को इनडायरेक्ट पढ़ाना है, ठीक है। डायरेक्ट नॉलेज क्या होती है, बच्चा जल्दी से ऑब्जर्व कर लेता है। यानी अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स आपके घर के एग्जांपल मैं आपको देने लगूं तो आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, लेकिन फिर बाद में इसे टच कर सकते हैं, बाद में इसे फील कर सकते हैं कि ये टॉपिक उससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनेट, अनिश्चित से निश्चित तक। अनिश्चित यानी इनडेफिनेट से डेफिनेट क्या हुआ कि बच्चा जब क्लास में आता है, छोटा बच्चा जब पढ़ने जाता है स्कूल में, तो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत अटपटी होती है और अनक्लियर होती है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो उसकी लैंग्वेज जो है क्लियर होने लगती है, एक अच्छी लर्निंग होने लगती है, उसकी बिगनिंग हो जाती है और वो अच्छे से पढ़ने लगता है। तो यानी इनडेफिनेट टू डेफिनेट, ठीक है, अनिश्चित से निश्चित तक। फिर मेथड्स आ गए हैं, शिक्षण के तरीके, मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये भी सारी जितनी भी पेडागोजी है सभी में पूछा जाता है, चाहे हिंदी की पेडागोजी हो, इंग्लिश की पेडागोजी हो, साइंस हो, मैथ हो, सारे पेडागोजी में पूछा जाता है और सीडीपी में भी पूछ लेते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, तो अगर आपने क्वेश्चन सोल्व किए होंगे प्रीवियस ईयर तो आपने देखा भी होगा कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड से क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। ये दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये इंडक्टिव मेथड है, ठीक है। अब देखते हैं इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड होता है कि पहले बच्चे को एग्जांपल दें, उसके बाद उसे कंक्लूजन पे ले जाएं, यानी एग्जांपल टू रूल जाना, ठीक है। इतना ही पूछता है एग्जामिनर कि एग्जाम्पल टू रूल है कौन सा मेथड है, या फिर रूल टू एग्जाम्पल है तो कौन सा मेथड है। तो यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि इंडक्टिव क्या है, एग्जाम्पल टू रूल जाना। ये कौन से मैक्सिम्स को फॉलो करता है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, पार्टिकुलर टू जनरल, यानी पहले पार्टिकुलर एग्जाम्पल देना फिर जनरल टॉपिक के एग्जाम्पल देना। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी पहले ठोस चीजें दिखाना फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्टनेस की तरफ जाना। नॉन टू अननोन, पहले जो ज्ञात है फिर उसके बाद अज्ञात की तरफ जाना, ठीक है। तो ये हुआ इंडक्टिव मेथड, यानी एग्जाम्पल टू रूल जाना। इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या हैं, साइट एग्जाम्पल्स, यानी बच्चों को उदाहरण दें, फिर उनका कंक्लूजन निकालें, ऑब्जर्व करें एग्जाम्पल्स को, फिर एक कंसेप्ट को बिल्ड करें यानी निर्माण करें अवधारणा का। अटेस्टेशन ऑफ कंसेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल, उदाहरण के आधार पर अवधारणा का सत्यापन करें, ठीक है, कि ये सही है कि नहीं है। ये मेथड यूज कहाँ होता है, टीचिंग ऑफ ज्योमेट्री, जब हम ज्योमेट्री का शिक्षण करते हैं, जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं तब यूज होता है। कोई भी फॉर्मूला अगर हमें खोजना हो तब यूज करते हैं। पैरामीटर और एरिया निकालना हो रेक्टेंगल का तो यूज करते हैं। एलजेब्रा यूज एलजेब्रा के लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए। प्राइम नंबर्स में यूज होता है और सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इसमें यूज होता है, और टीचिंग ऑफ टेबल्स। आगे चलते हैं डायरेक्ट मेथड यानी निगमन विधि। वो थी आगमन विधि, ये है निगमन विधि, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें उसका उल्टा है, उसमें था एग्जाम्पल टू रूल जाना, इसमें होता है रूल टू एग्जाम्पल जाना, रूल टू एग्जाम्पल, ठीक है, यानी नियम से उदाहरण की तरफ जाना। इस मेथड में क्या है, रूल्स आर गिवन एंड देन दे आर अटेस्टेड बाय एग्जांपल्स। पहले रूल देंगे फिर उसके बाद एग्जांपल पे जाएंगे, ठीक है। अब ये कौन से मैक्सिम्स को फॉलो करता है, जनरल टू पार्टिकुलर, यानी पहले बिल्कुल रूल बताना फिर उसके बाद एग्जांपल देना। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, यानी पहले अमूर्त चीजें बताना फिर मूर्त चीजें बताना। एंड कॉन्क्रीट टू कंसेप्ट टू एग्जाम्पल्स, यानी कंसेप्ट बताना उसके बाद एग्जाम्पल पे जाना। यानी कुल मिला के बात क्या है, रूल टू एग्जाम्पल जाना, ठीक है। बस ये शॉर्ट आपको याद होना चाहिए कि रूल टू एग्जाम्पल जाना जो है वो डिडक्टिव मेथड है, और अगर एग्जाम्पल से रूल की तरफ जा रहे हैं तो वो इंडक्टिव मेथड है, ठीक है। इस मेथड के स्टेप क्या है, प्रोवाइड नॉलेज ऑफ कंसेप्ट, अवधारणा का ज्ञान प्रदान करें। यूज ऑफ कंसेप्ट इन डिफरेंट एग्जांपल्स, जो कंसेप्ट हमें आया है उसे अलग अलग एग्जांपल्स में यूज करें। टेस्ट द ट्रूथ ऑफ कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को जांचें कि सही है या नहीं है। अटेस्टेशन ऑफ द ट्रूथ और कंसेप्ट ऑफ साइटिंग विद अदर एग्जांपल्स, ठीक है।
यूज ऑफ दिस मेथड, इस विधि का उपयोग कहाँ होता है कि अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री में यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री में, पैरामीटर खोजना हो, एरिया, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस और इंटरेस्ट में यूज होता है। ठीक है, ये पूछता नहीं है, बस पूछता जो है वो ये पूछता है कि रूल टू एग्जाम्पल जा रहे हैं तो कौन सा मेथड है, एग्जाम्पल टू रूल जा रहे हैं तो कौन सा मेथड है। ठीक है, एनालिसिस मेथड, विश्लेषण विधि, ये एक एंशिएंट मेथड है यानी प्राचीन पद्धति है, ये एक लॉजिकल मेथड है। इसमें क्या होता है, यूनिट को तोड़ा जाता है सब यूनिट में, यानी कोई भी यूनिट हम पढ़ा रहे हैं तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। छोटे पार्ट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, छोटे मतलब चीजों को डिवाइड करना छोटे छोटे टुकड़ों में, उसे बोलते हैं चंक्स। इसका क्वेश्चन भी सीटेट में आया है, हर शिफ्ट में आया है क्वेश्चन कि क्या कोई भी चीज हमें याद करनी है तो उसे टुकड़ों में तोड़ने के लिए क्या बोलेंगे, उसे चंक्स, क्या बोलेंगे, चंक्स। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है कि यूनिट्स को क्या है, छोटी सब यूनिट्स में बना लेते हैं पढ़ने के लिए। ये कौन से मैगजीन्स को फॉलो करते हैं, अननोन टू नोन, अज्ञात से ज्ञात की तरफ। इसके स्टेप्स हैं, प्रोडक्शन ऑफ प्रॉब्लम, एक समस्या का उत्पादन, फिर उसे समझना जो प्रॉब्लम है, फिर उसे एनालाइज करना कि प्रॉब्लम किस तरह की है। ये मेथड यूज कहाँ होता है कि थ्योरम अगर हमें कोई प्रूव करनी है तो वहां यूज होगा, कोई भी ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्टिंग वर्क है तो उसमें यूज होगा, अर्थमेटिक में भी यूज हो जाता है। ठीक है, फिर है सिंथेसिस मेथड यानी संश्लेषण विधि। इस ये क्या है, एनालिसिस की अपोजिट है, इसमें होता है ज्ञात से अज्ञात की तरफ यानी नॉन टू अननोन। ठीक है, देखो सारे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। इन दिस मेथड स्मॉलर यूनिट्स आर जॉइंड एंड टॉट एज अ यूनिट, यानी इसमें क्या है, टॉपिक्स को जोड़ के एक यूनिट बनाई जाती है, यानी टॉपिक से चैप्टर बनाया जाता है, चैप्टर से यूनिट बनाया जाता है। ठीक है, इसके स्टेप्स क्या है, फाइंड द बेस ऑफ द प्रॉब्लम यानी समस्या क्या, आधार खोजना, नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम समस्या का ज्ञान होना, और उसका सॉल्यूशन खोजना जो समस्या है। ठीक, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, नाम से ही पता चल रहा है समस्या का समाधान, समस्या का समाधान। इसमें क्या है, एफर्ट्स लगाते हैं समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जब पता नहीं होता है। इसमें क्या करता है, टीचर एक प्रॉब्लम देता है बच्चों को जिससे कि उनकी नॉलेज यूज हो सके, वे अपने कंसेप्ट को यूज कर सके, किस लिए, एक सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। इससे क्या है, बच्चे के अंदर इमेजिनेशन भी आती है कि बच्चा इमेजिनेशन भी करेगा कि भाई किस तरह से सॉल्यूशन ढूंढना है, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी डेवलप होगी यानी तरह तरह से वो सोचेगा। अब कोई हमें समस्या आ जाए तो हम अपने माइंड में सोचते हैं कि किस तरह से ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है। ठीक है, तो बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग भी डेवलप होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बच्चे की डेवलप होती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या है, बच्चे को टास्क दिया जाता है जिससे कि वो सॉल्यूशन ढूंढ सके। इससे क्या होता है, इमेजिनेशन होती है, क्रिटिकल थिंकिंग भी लगाता है बच्चा, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करता है और डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है। ठीक है, इसके क्या स्टेप्स हैं, ये मैंने दोबारा रिकॉर्ड किए, लैग आ गया था। स्टेप्स ऑफ दिस मेथड, प्रॉब्लम को समझना, उसके फैक्ट्स को समझना, ठीक है, प्रॉब्लम को एनालाइज करना, उसका सॉल्यूशन ढूंढना, कैलकुलेट करना प्रॉब्लम को, फिर उसे एग्जामिन करना यानी जो सॉल्यूशन ढूंढा है उसकी जांच करना और फिर उसे अप्लाई करना। ठीक है, फिर है एक्सप्लोरेटरी डिस्कवरी मेथड यानी ह्यूरिस्टिक मेथड, नाम से ही पता चल रहा है एक्सप्लोर कर रहा है बच्चा कुछ। ठीक है, खोज कर रहा है, डिस्कवरी कर रहा है, खोज कर रहा है, ह्यूरिस्टिक कर रहा है यानी अनुमान लगा रहा है। तो इसके अलग अलग नाम है, डिस्कवरी मेथड भी कहते हैं, इसे ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं। ये पूछ लेता है कि ये दिया किसने है, ये है प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये डिस्कवर की है। ठीक है, ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, इस ये बेस्ड है लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। बच्चा क्या है, एक्सपेरिमेंट्स करता है और सीखता है। ठीक है, तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, लर्निंग बाय डूइंग। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जिस ऑप्शन में आता है सीटेट की उसकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, तो याद रखना लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एक्टिविटीज। ठीक है, इन दिस मेथड अ लर्नर कैरीज आउट एक्सपेरिमेंट्स यानी बच्चा एक्सपेरिमेंट्स करता है। इसमें बच्चे के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है यानी बच्चा सोचने लगता है कि मैं साइंटिस्ट बन गया। ऐसा कुछ है नहीं, तो मजाक की बात है। ये बच्चे के अंदर एक एटीट्यूड डेवलप कर देता है यानी साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है। इसमें टीचर जो है गाइड का काम करता है। अब जैसे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर केमिस्ट्री लैब में बच्चे जाते हैं, बायोलॉजी लैब में जाते हैं, तो टीचर क्या है बताता है कि इस केमिकल को डालना है, इस तरह से एक्सपेरिमेंट करना है। तो टीचर क्या है, एक गाइडर की तरह काम करता है, एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट आ जाता है। देखो जो मटेरियल आपको छुप रहा होगा वो दिख जाएगा।
इसमें क्या है, टीचर क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंट, लर्नर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट आ जाता है, बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है और थॉटफुल होता है, यानी उसकी थॉट्स भी लगती है, उसकी रीजनिंग भी लगती है, सोचता है बच्चा कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कोऑपरेटिव ग्रुप लर्निंग मेथड। नाम से ही पता चल रहा है कोऑपरेटिव यानी कोऑपरेट करना, सहयोग करना। ठीक है, सहयोग किसी भी तरह से हो सकता है, टीचर्स को कोऑपरेट करते हैं बच्चों को कोऑपरेट करते हैं टीचर्स, घर में कोऑपरेट करते हैं अपनी मदर को, फादर को। ठीक है, इसमें क्या करता है, इट प्रोवाइड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग रियल सिचुएशन से ये इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है, ये प्रमोट करता है कि कोऑपरेट करें लर्नर्स के थ्रू और सोशल लर्निंग भी बच्चे की बेटर हो। ठीक है, यह शिक्षार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है और सामाजिक शिक्षा को भी बेहतर बनाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर एक जिम्मेदारी की भावना आ जाती है और डिसीजन मेकिंग की भावना आती है। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स भी डेवलप करता है, यानी बच्चे के नैतिक मूल्य भी डेवलप होते हैं इससे। ठीक है, जब ग्रुप में वर्क करेगा तो डिस्कशन भी होगा, 4 बातें भी सीखते हैं बच्चे, यानी उसकी वैल्यूज भी डेवलप होती हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन होता है इस मेथड में, ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट होता है, तो ये इस मेथड में होता है। ठीक है, ये कौन सा मेथड है, ग्रुप मेथड या फिर कोऑपरेटिव मेथड। ठीक है, फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी प्रदर्शन विधि। इसमें क्या होता है कि जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनका एक्सपेरिमेंट किया, उन्हें टेस्टिफाइड किया जाता है, यानी देखा जाता है कि जो फैक्ट्स हैं वो सही हैं या नहीं, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, इससे बच्चे को डायरेक्ट नॉलेज मिलती है, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो डायरेक्ट नॉलेज तो मिलेगी ही। इट मेक्स द लर्नर्स एंथुसिस्टिक, यानी ये बच्चे को उत्साहित करता है। अब उत्साहित, जब हम बायो लैब में जाया करते थे या केमिस्ट्री लैब में, तो बच्चे खुश होते हैं कि लैब में जा रहे हैं, चलो चलो लाइन लगा के जाते हैं, आप लोग भी गए होंगे। इट प्रमोट्स लॉजिक, थिंकिंग पावर एंड स्किल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये बच्चे के अंदर लॉजिक डेवलप करता है, सोचने की पावर भी डेवलप करता है और इन्वेस्टिगेशन भी बच्चा शुरू करता है। ठीक है, लेकिन ये लोअर क्लासेस के लिए नहीं है, ये हायर क्लासेस के लिए, यानी बड़े बच्चे करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, जैसे बायो 11 12th के बच्चे हुए, 9 10th के बच्चे हुए, केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, बायो लैब में जाते हैं। फिर है प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछता है ये किसने डिस्कवर किया, ये वर्ड पूछता है कि ये किलपैट्रिक ने दी है। ठीक है, जॉन डीवी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस मेथड, जॉन डीवी भी इस पद्धति से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, लर्नर इज आस्क्ड टू कंप्लीट अ टास्क, ये किस तरह की स्किल्स को डेवलप करता है, इसमें प्लानिंग डेवलप होती है कि क्या प्रोजेक्ट बनाना है, पहले प्लानिंग करनी है, फिर जो प्लानिंग की है उसे इंप्लीमेंट करना है, यानी उस प्रोसेस को चालू करना है, फिर उसके बाद उसका इवैल्यूएशन करना है। कोई भी टास्क हम करने जा रहे हैं तो उसकी प्लानिंग करते हैं, फिर उसे इंप्लीमेंट करते हैं यानी बनाते हैं, फिर उसके बाद उसका इवैल्यूएशन करते हैं। लेकिन ये ग्रुप में भी हो सकता है और अकेले भी हो सकता है, जैसे कि हम बचपन में क्या करते थे, थर्माकोल के प्रोजेक्ट बनाया करते थे, तो उसमें उसे हम अकेले भी बना सकते थे और मम्मी की हेल्प लेना या सिस्टर्स की, ब्रदर्स की हेल्प लेके भी उसे बना दिया करते थे। ठीक है, तो इसी तरह से इसे अकेले भी बना सकते हो और ग्रुप में भी। फिर फील्ड ट्रिप मेथड, नाम से ही पता चल रहा है ट्रिप मेथड। ठीक है, इन दिस मेथड अ लर्नर लर्न्स व्हाइल ट्रेवलिंग, इस विधि में शिक्षार्थी यात्रा करते समय सीखते हैं, यानी जब घूमने जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, घूमना ऐसे नहीं, फील्ड ट्रिप यानी जैसे कि साइंस के बच्चे हैं तो उन्हें साइंस म्यूजियम लेके जाएं, जू लेके जाएं, ठीक है, और हिस्टोरिकल प्लेसेस पे लेके जाएं, जैसे हुमायूंस टॉम्ब जा सकते हैं, ठीक है, रेड फोर्ट जा सकते हैं। तो इस मेथड में क्या है, बच्चा क्या है, रियल लाइफ सिचुएशन से इंटरेक्ट करता है, रियल लाइफ सिचुएशन आती है। ठीक है, सामने से देखता है, हिस्टोरिकल प्लेसेस देखता है, वहां पे चीजों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, तो क्या बच्चा जो है नेचर के साथ जुड़ता है। ठीक है, ये बच्चे को डायरेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस देता है, क्या बच्चे को डायरेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है। इट अट्रैक्ट लर्नर्स टुवर्ड द नेचर, बच्चे को नेचर की तरफ अट्रैक्ट करता है और पीयर ग्रुप के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, सभी की गई होंगी ट्रिप, तो सब 11 12th में हमारी भी गई थी, जब छोटे थे तब भी गई थी, एक बार साइंस म्यूजियम गए हम लोग। लेबोरेटरी मेथड यानी प्रयोगशाला विधि, नाम से ही पता चला है लैब, लेबोरेटरी मेथड। इन दिस मेथड द लर्नर परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट्स एंड मेक लर्निंग परमानेंट, इसमें क्या है, लर्नर्स एक्सपेरिमेंट करते हैं और लर्निंग को परमानेंट करते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो चीजें अच्छे से आती हैं और वो लर्निंग जो है वो परमानेंट हो जाती है। ठीक है, इट डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द लर्नर्स, ये बच्चे के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन टेस्टिंग द ट्रूथ ऑफ प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट, किसी भी चीज का अगर सच्चाई जाननी हो कि ऐसा है क्या, हम थ्योरी पढ़ते हैं फिर उसका सच जानने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हमें लैब में जाना होता है, एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। ठीक है, जैसे बायो में, केमिस्ट्री में। ठीक है,
फिर एक किंडरगार्टन मेथड यानी बालवाड़ी विधि, ये इंपॉर्टेंट है कि किंडरगार्टन मेथड किसने दिया था, किसने डिस्कवर किया था, ये फ्रोइबल ने डिस्कवर किया था। ठीक है, फ्रोइबल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किंडरगार्टन को दिया था, ये पूछ लेते हैं। इट प्रोवाइड्स एनवायरमेंट ऑफ प्लेइंग, एंजॉइंग एंड इंडिपेंडेंसी। किंडरगार्टन में बच्चे को ऐसा माहौल दिया जाता है, ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है कि बच्चा जो है खेल खेल में सीख सके, मजे से सीख सके और इंडिपेंडेंटली सीखे, जिससे कोई बर्डन ही ना हो, ना तो बुक की टेंशन हो। यानी ये छोटे बच्चों के लिए होता है, एक तरह से प्ले स्कूल में बच्चे को टेंशन ही नहीं होती कि तुझे बुक से पढ़ना है या कोई पीटेगा, वो तो खेल खेल में लगा रहता है। ठीक है, लर्नर्स लर्न बाय डूइंग, शिक्षार्थी करके सीखते हैं, खेल खेल में। लर्नर्स सॉन्ग्स के थ्रू सीखते हैं कि कुछ भी हम पोयम पढ़ा रहे हैं तो छोटी क्लासेस में क्या होता है, पोयम ऐसे ही तो नहीं पढ़ा देते कि ऐसे ही पढ़ के पढ़ा देंगे, उसे एक तरह से सॉन्ग रिदम में क्रिएट करते हैं और तब पढ़ाते हैं। ठीक है, गिफ्ट्स और एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे को सिखाते हैं। ठीक है, फिर आया इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कॉग्निटिव डोमेन, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी बेंजामिन ब्लूम ने दिया था, वो अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने 3 भागों में से वर्गीकृत किया है, यानी कॉग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष यानी अफेक्टिव डोमेन, क्रियात्मक पक्ष यानी साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हमारे थिंकिंग एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, यानी हमारे सोचने की पावर, जितना भी हमारा दिमाग का काम है ना, वो इसके अंदर आ जाता है। थिंकिंग एस्पेक्ट्स, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, क्रिएटिविटी, जितने भी सोचने के काम है वो सारे कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आ जाते हैं, जितना भी हमारे माइंड का वर्क है। अफेक्टिव डोमेन के अंदर हमारे जितने भी संवेग है, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स इसके अंदर आ जाती हैं। साइकोमोटर डोमेन्स के अंदर हमारी हैंड्स एक्टिविटी। ठीक है, देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन जो है ब्लूम ने 1956 में दिया था, इसके अंदर हमारी मेंटल एबिलिटीज आ जाती हैं, जैसे कि मैंने बताया है। इसमें 6 पार्ट्स में डिवाइड है, ये एक लॉ लेवल से लेके डिफिकल्ट लेवल तक। ठीक है, ये 1956 में भी आया था और 2001 में भी आया था। 1956 में आया था पहले, फिर उसके बाद रिवाइज्ड आया था 2001 में। ये पुराने वाला ही ज्यादा पूछा जाता है, इसे पूछ भी सकता है लेकिन मैंने रख दिया है, आप देख लेना दोनों को। इनके सीक्वेंस याद होने चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस में लगा के दे देगा कि नॉलेज, फिर कॉमा लगा के कॉम्प्रिहेंशन, आगे पीछे कर देंगे तो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए सीरीज में याद होना चाहिए नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इधर भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, बात वही है, इनकी वर्ब चेंज कर दी गई है। ठीक है, देखते हैं नॉलेज क्या होता है। नॉलेज होता है किसी भी कुछ भी हम याद करना, यानी रिकॉल करना। इसमें बच्चों को आंकड़े, जानकारी को याद कराना, प्रत्यस्मरण, रिकॉल आदि कराने का प्रयास किया जाता है, यानी इसमें याद करा जाता है। अगर सीधी भाषा में बोलें तो याद किया जाता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, फिर उस जो हमने याद किया है उसकी समझ विकसित करते हैं। ठीक है, यानी पहले रिकॉल किया, फिर उसकी समझ विकसित की। ठीक है, अर्थ को समझना, समस्याओं की व्याख्या करना। फिर आता है एप्लीकेशन, यानी अप्लाई करके देखना। इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को परिस्थिति के अनुसार प्रयोग किया जाता है, यानी अप्लाई करके देखते हैं। हम जो हमने सीखा उसे हम अप्लाई करके देखते हैं। फिर विश्लेषण होता है, यानी एनालिसिस, जो आत्मसात किए हुए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग करने की क्षमता होती है ताकि उसके तथ्य और निष्कर्ष को समझा जा सके। ठीक है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने समझा, उसे अलग अलग करके देखेंगे, तब उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, सिंथेसिस, यानी जितना भी हमने पढ़ा है वो सारा एक जगह इकट्ठा करना, यानी कंक्लूड करना। ठीक है, इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है। ठीक है, यानी कंसेप्ट एंड रूल्स के आधार पर उनमें से अपने अकॉर्डिंग कंसेप्ट निकालना, जैसे आर्ग्यू, वाद विवाद, और कंक्लूड करना एक जगह। फिर बाद में मूल्यांकन होता है। एक बार पीछे चलते हैं दोबारा से। पहले हमने क्या किया, हमने कुछ भी रिकॉल करा, फिर उसकी समझ विकसित की, फिर वो अप्लाई किया, फिर उसे एनालाइज किया, फिर यानी सिंथेसाइज, यानी सारा एक जगह कंक्लूड कर लिया, और बाद में किया इवैल्यूएशन। ठीक है, जैसे कि सीटेट के लिए हम पहले क्या है, रिकॉल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर अपनी समझ विकसित करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक्टिविटीज बेस्ड होते हैं या कंटेंट बेस्ड होते हैं, फिर उसे हम क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है,
फिर सारे जितने भी हमने पढ़ा है उसे सारा अलग अलग एनालाइज करते हैं उसका, फिर सिंथेसाइज यानी जितने भी सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं, जितने भी सब्जेक्ट की पेडागोजी या कंटेंट पढ़े हैं वो सारा अपने माइंड में कंक्लूड करते हैं और फिर इवेल्युएशन का वेट करते हैं यानी मूल्यांकन। हम पेपर दे के आते हैं, फिर हमारा वो मूल्यांकन होता है जो हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है। यानी नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। इधर भी देख लेते हैं, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बताइए कमेंट में। फिर अफेक्टिव डोमेन, ये पूछता नहीं है लेकिन मैंने रख लिया है तब भी। अफेक्टिव डोमेन यानी हमारे भावनात्मक पक्ष। इसमें क्या होता है, पहले रिसीव करना, फिर उसे रेस्पॉन्ड करना, फिर उसे वैल्यूइंग करना, फिर ऑर्गेनाइज करना एंड इंटरनलाइजिंग वैल्यू, यानी आग्रहण और ध्यान देना, फिर उस पर अनुक्रिया करना यानी रेस्पॉन्ड करना, फिर उसका आकलन करना, फिर संगठन करना, फिर विशेषीकरण करना, ठीक है। इसके नाम पूछ लेता है अगर पूछता है तो, ये बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। साइकोमोटर डोमेन कभी कभी रेयरली पूछ लेता है लेकिन सीटेट में नहीं पूछता है कभी भी। इमिटेशन करना, इमिटेट करना यानी दूसरों को देख के नकल करना, फिर उसे मैन्युपुलेट करना, प्रिसीजन करना, आर्टिकुलेशन करना एंड उसका नेचुरलाइजेशन करना, ठीक है। फिर आती है वैन हिले की थ्योरी जो कि मैथ में इंपॉर्टेंट है, हर बार आती है फर्स्ट पेपर में, ठीक है। वैन हिले की थ्योरी सेकंड में भी आ जाती है। इसके अंदर 5 स्टेप है, विजुअलाइजेशन, विजुअल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्शन, डिडक्शन एंड रिगर। तो देखते हैं हिंदी में भी, डरना मत इंग्लिश को देख के। लेवल 0 यानी चक्षुषीकरण, विजुअलाइजेशन। वैसे तो इसमें लेवल 5 है लेकिन फर्स्ट को लेवल 0 बोला गया है, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चों को चीजें दिखाई जाती हैं, उन्हें देख के वो अपने दिमाग में इमेज बना लेते हैं और आकृतियों की दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। जैसे कि बच्चा जो है वो क्लास में इमेज पढ़ के आ रहा है और घर पे समोसे अगर सामने रखे हैं तो बोलेगा मम्मा ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे क्या है, इमेज बना लेते हैं अपने माइंड में, ठीक है। तो ये हुआ लेवल फर्स्ट, विजुअलाइजेशन, अपने दिमाग में देख के इमेज बना ली। फिर विश्लेषण यानी एनालिसिस में बच्चा क्या है, शेप्स को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर देता है। यानी जैसे बच्चे को पता चल जाता है कि ये तो स्क्वायर है भाई और ये है रेक्टेंगल, ठीक है, तो इन्हें वर्गीकृत कर देगा इनके आधार पर, इनके गुणों के आधार पर। फिर आता है लेवल 2 यानी अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें क्या करता है, बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है उनकी सिमिलैरिटी के बेस पे, ठीक है। फिर लेवल 3 आता है, फॉर्मल के नाम से भी बोल देते हैं इसे, डिडक्शन भी यानी औपचारिक। इसमें क्या करता है, बच्चा फॉर्मूले ढूंढने लगता है, फॉर्मूले भी लगा देता है, यानी लेवल बच्चे का बढ़ जाता है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कहने की बात है ये, ठीक है। बच्चा क्या है, फॉर्मूले लगाने भी लगता है, ढूंढने भी लगता है, हर चीज अप्लाई करना शुरू कर देता है। फिर रिगर एक्सियोमेटिक, रिगर एक्सियोमेटिक ये हाई लेवल हो जाता है। इसमें क्या है, बच्चा खुद से प्रूव करने लगता है, चीजों को प्रूव भी कर लेता है, खुद से क्वेश्चंस बनाने लगता है, यानी बच्चे का लेवल बिल्कुल अप हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मैंने एक इमेज और लगाई है, इससे भी आप अच्छे से रिलेट कर सकेंगे, ठीक है। अब देखो ये रेड है यानी K2 यानी छोटी क्लासेस, नर्सरी, LKG, UKG। इसमें बच्चा क्या है, शेप्स देखता है, इसका नाम है विजुअलाइजेशन लेवल 0, ठीक है। फिर लेवल फर्स्ट है एनालिसिस, इसमें बच्चे शेप्स की क्लासेस बता देता है, ठीक है। ये आता है 3rd to 5th यानी 3rd, 4th, 5th के जो बच्चे होते हैं उनके लिए। फिर है लेवल 2 इनफॉर्मल डिडक्शन, इसमें बच्चा प्रॉपर्टीज बताता है शेप्स की, तो वो होता है 8th ग्रेड यानी बच्चा जब 8th क्लास तक पहुंच जाता है। फिर बच्चा उनकी रिलेशनशिप भी बताने लगता है, प्रॉपर्टीज भी, सारी चीजें बताने लगता है, तो ये होता है लेवल 3 डिडक्शन, यानी ये हाई स्कूल में जाके आता है यानी ज्योमेट्री में। फिर लेवल 4 रिगर, ये टॉप लेवल होता है यानी 11th 12th के जो बच्चे होते हैं या फिर कॉलेज लेवल के हायर लेवल, हायर स्टडीज जो करते हैं उसमें, यानी बच्चा खुद से प्रूव भी करता है, क्वेश्चंस भी बनाने लगता है। एनालाइज ऑफ डिडक्टिव सिस्टम, ठीक है, डिडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टीज, ये होता है रिगर, ठीक है। ये सबसे टॉप लेवल का है कॉलेज मैथ मेजर। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये ज्योमेट्री पे बेस्ड है वैन हिले की थ्योरी। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लेवल फर्स्ट है ये कौन सी क्लास के लिए होगा, ये लेवल सेकंड है ये किस लेवल के लिए होगा, किस तरह किस साल कितने साल का बच्चा है जो लेवल सेकंड में आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फिर एक्टिविटीज ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, कि किस तरह की एक्टिविटीज हमें मैथ में करानी चाहिए, गणित शिक्षण में गतिविधियां कैसी होनी चाहिए, देखते हैं। कनेक्ट एवरीडे लाइफ विथ मैथमेटिक्स लॉजिक, दैनिक जीवन को गणित से, तर्क से जोड़ें, यानी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे जोड़ के पढ़ाएं, बच्चे की रियल लाइफ से रिलेट करें, एवरीडे लाइफ से उसकी रिलेट करें, उसकी रियल लाइफ से रिलेट करें, ठीक है। रोजमर्रा की जिंदगी के एग्जाम्पल दें,
एट दिस लेवल टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स शुड इंक्लूड गेम्स। इस एज पे क्या होना चाहिए टीचिंग में, क्या अगर हम मैथ पढ़ा रहे हैं तो हमें खेल खेल में पढ़ाने चाहिए, इस तरह के गेम्स कराने चाहिए जिससे कि बच्चे मैथ खेल खेल में समझ लें। ठीक है, स्टोरीज ऐड करनी चाहिए, कुछ पजल्स कराने चाहिए, सुडोकू कराने चाहिए जो कि नंबर पे बेस्ड हो। ठीक है, जैसे बच्चों को नंबर सिखाते हैं, बुक्स में पिक्चर्स दी होती हैं कि 2 एप्पल हैं तो कितने नंबर हुए, 3 एप्पल हैं गिन के बताओ। ठीक है, तो इस तरह से मजे में कराना चाहिए कि बोरिंग ना हो, बिल्कुल भी मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग वे में हो। ठीक है, मैथमेटिक्स प्ले हेल्प द लर्नर्स विद लिस्ट इंटरफेरेंस ऑफ एजुकेशन। दे शुड फर्स्ट अलाउड टू लर्न। पहले उन्हें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट दिखाएं यानी मूर्त चीजें दिखाएं जिससे वो टच एंड फील कर सकें, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकें और डायरेक्ट एक्सपीरियंस ले सकें। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ले सकें। ठीक है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना है, फिर उन्हें पहले कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट दिखाएं, फिर उन्हें पिक्चर्स से पढ़ाएं, फिर उसके बाद उन्हें सिंबल से पढ़ाएं। यानी पहले कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, पहले मूर्त चीजें, फिर उसके बाद पिक्चर्स। ठीक है, ठीक है, चित्रों के माध्यम से और फिर बाद में प्रतीकों से यानी सिंबल से। ठीक है, तो ये सीरीज भी मैंने देखी है, क्वेश्चंस में आई हुई है। ठीक है, कॉन्क्रीट, पिक्चर्स एंड सिंबल्स। दे शुड बी एनकरेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट वेज। दे शुड बी एनकरेज टू सॉल्व प्रॉब्लम इन डिफरेंट वेज। उन्हें विभिन्न तरीकों से समस्या का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करें, यानी बच्चों को एनकरेज करें कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी थिंकिंग को डेवलप करें, तरह तरह से सोच पाएं। ठीक है, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स शुड बिगिन विद ओरल क्वेश्चंस। जो मैथमेटिक्स की टीचिंग है यानी जब मैथ पढ़ाना हम शुरू करते हैं तो हमें ओरली शुरू करना चाहिए, फिर धीरे धीरे हम आगे लेके जाएं हाई लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पे क्या है, इन पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए, यानी सुनना चाहिए, पहले ध्यान से सुनो, फिर उसे पढ़ो, फिर उसे बोलो, फिर करो और फिर लिखो, फिर सोल्व करो। ठीक है, फिर हल करें। दे शुड बी एनकरेज्ड टू सोल्व They should be encouraged to solve problems through abstractness, dimensions। उन्हें इस तरह से प्रोत्साहन करें, उसे एनकरेज करें, इस तरह से प्रमोट करें कि जो समस्या है उन्हें उनका समाधान करें एब्स्ट्रैक्टनेस से, एनालॉगी लगाएं, एनालिसिस करें, उन्हें कन्वर्जन करें सिंपल फॉर्म में और अनुमान लगाएं। प्रिडिक्शन, अनुमान लगाना अच्छी बात होती है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। अटेस्टेशन करें। ठीक है, समस्याओं को हल करें। ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, अगर बच्चे को मल्टीप्लीकेशन पढ़ा रहे हैं तो पहले उससे पहले हमें एडिशन पढ़ाना चाहिए। ठीक है, बच्चे का बेस तैयार करना चाहिए। अब जैसे हम ऐड कराते हैं तो पहले पिक्चर्स के थ्रू इस तरह से कराते हैं कि ये 2 एप्पल हैं तो 2 हैं, 3 है तो ये कितने हुए काउंटिंग करके बताओ। फिर 1 वर्ड के कराते हैं, फिर 2 डिजिट वाले ऐड कराते हैं, फिर 3 डिजिट वाले, फिर उसके बाद बच्चे को मल्टीप्लीकेशन कराने चाहिए, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कराना चाहिए। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, शुड बी प्रमोटेड एट इट सो द क्रिटिकल थिंकिंग, यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। बच्चा क्वेश्चंस पुट आउट करे, उसकी थिंकिंग डेवलप हो, तरह तरह से सोच पाए कि ये तो इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ लर्नर्स व्यू एंड गिविंग ड्यू रेस्पेक्ट, यानी जो बच्चा अगर क्वेश्चन पुट आउट कर रहा है, अगर चाहे वो इलॉजिकली हो तो उस पर हंसना नहीं है, उससे कहना है कि कोई बात नहीं, इस तरह से पूछ सकते हैं आप, इस तरह से पूछ सकते हैं, अगर गलत है तो उसे सही करें। ठीक है, लेकिन बच्चे को रेस्पेक्ट देनी है। ठीक है, बच्चे को रेस्पेक्ट देनी है, यही इंक्लूसिव एजुकेशन में होता है कि हमें हर बच्चे को रेस्पेक्ट देनी है। नॉलेज ऑफ प्रिपेयरिंग सोशियो कल्चरल प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट पार्टिकुलरली फॉर न्यूली रिक्रूटेड टीचर, यानी जो नए टीचर आते हैं, जैसे नए किसी की पोस्टिंग हुई होती है तो टीचर्स को सारा पता होना चाहिए कि बच्चे का क्या बैकग्राउंड है, किस लेवल से बच्चे को पढ़ाना है, क्या इसे प्रॉब्लम है, किस तरह से इसे केटर करना है। ठीक है, नॉलेज टू एस्टेब्लिश कंसेप्ट्स विद द डेली लाइफ ऑफ द लर्नर्स एंड विद अदर सब्जेक्ट, इस तरह से पढ़ाएं कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर सके। ठीक है, उसे आईसीटी की नॉलेज भी देनी चाहिए, यानी थोड़ा बहुत बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान भी हो। एंश्योर करें कि हर बच्चे का पार्टिसिपेशन हो क्लास में, हर बच्चा अच्छे से पढ़े, अटेंटिव हो गए। ठीक है, एंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी स्टूडेंट इन अ ग्रुप एक्टिविटीज, कोई भी गतिविधि अगर हम करा रहे हैं तो हर एक बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। ठीक है,
डेवलपिंग फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन इन द स्टूडेंट, बच्चे के अंदर कोऑपरेशन की भावना पैदा होनी चाहिए। इस तरह की भावना बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए कि बच्चा कोऑपरेट करे, टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी, घर जाके भी, अपनी मदर को, फादर को। तो कोऑपरेशन तो सभी के अंदर होती है। जैसे छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं कि बच्चे शेयर करके खाना चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए, तो क्या होती है, कोऑपरेशन की भावना बच्चे के अंदर होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ यूजिंग न्यू मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, तरह तरह के मूल्यांकन करें, तरह तरह से मूल्यांकन करें। कोई भी एक मूल्यांकन से बच्चे का नहीं पता चलता, बच्चा हो चाहे कोई भी बड़ा हो। ये तो हमारे समाज ने ये मेथड बना दिया है कि अगर इस इंसान ने ये टेस्ट पास कर लिया है तो ये इंटेलिजेंट है, अगर इससे नहीं हुआ तो ये डल है, ठीक है। लेकिन ये गलत तरीका है। जैसे कि किसी बच्चे का सीटेट पास नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो डल है, ठीक है। सभी अपने आप में यूनिक हैं, सब इंटेलिजेंट होते हैं। कोई एक टेस्ट किसी इंसान की नहीं बता सकता कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इंटेलिजेंट है, डल है, ठीक है। प्रोवाइडिंग सजेशंस इन द करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या विकास में सुझाव देना। हेल्प इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करें। टीचिंग एक्टिविटीज कैरिड शुड कनेक्ट द मैथमेटिकल कंसेप्ट विद द डेली लाइफ ऑफ द लर्नर्स, हर जगह यही बात देखने को मिलती है कि बच्चे की डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाएं, बच्चे को उसके दैनिक जीवन से जोड़ें, ठीक है। एक्टिविटी शुड प्रोवाइड रिकॉग्निशन ऑफ रिलेशन बिटवीन नंबर, पैटर्न्स एंड फिगर्स, गतिविधियों को संख्या, पैटर्न और आंकड़ों के बीच संबंध की पहचान प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। एक्टिविटी शुड बी एक्सप्रेसिवनेस एंड थॉटफुलनेस, इस तरह से एक्टिविटी करानी चाहिए कि एक्सप्रेसिवनेस भी हो, अच्छे एक्सप्रेशंस हो और बच्चे के थॉट्स भी लगे उसमें, ठीक है। थॉटफुलनेस हो, बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाए। टीचिंग एक्टिविटीज कैरिड आउट शुड कनेक्ट द मैथमेटिकल कंसेप्ट विद द डेली लाइफ, जो टीचिंग की एक्टिविटीज हैं वो इस तरह से कनेक्ट होनी चाहिए कि बच्चे की रोजमर्रा की जिंदगी से वो जुड़ सकें, ठीक है, डेली लाइफ से कनेक्ट हो सकें, डेली लाइफ से कनेक्ट हो सकें। एक्टिविटी शुड प्रोवाइड रिकॉग्निशन ऑफ रिलेशन बिटवीन नंबर, पैटर्न्स एंड फिगर्स, ये हो गया है। इस तरह से एक्सप्रेसिव करें, एक्टिविटी जो है वो एक्सप्रेसिवनेस होनी चाहिए और थॉटफुल होनी चाहिए, ठीक है। एक्टिविटी शुड प्रमोट कम्युनिकेशन, ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जिनमें ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन हो, क्लास डिस्कशन हो। डिस्कशन करना बहुत अच्छा होता है, क्लास में डिस्कशन होना चाहिए, बच्चों के आपस में भी होना चाहिए और टीचर्स के साथ भी होना चाहिए। ड्यूरिंग द लीजर टाइम यानी फ्री टाइम में चर्चा होनी चाहिए। एक्टिविटी शुड इंक्लूड लर्नर्स ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज एज टू प्रमोट लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए कि एक दूसरे से सीखें, ठीक है। एक्टिविटी शुड प्रमोट सोशल वैल्यूज, ऐसी गतिविधि होनी चाहिए जो नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दें, ठीक है। जो इन ज्योमेट्री मोर एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट, ज्योमेट्री में ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज होनी चाहिए। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो कैसा रहा ये सेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब यहाँ पे डेली मैराथन्स चलेंगे और आपको जो समझ ना आए कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगी, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। हम सारे सब्जेक्ट की मैराथन कर लेंगे। अब मैं वीडियो को बंद करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।